हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी दोस्तों को शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? तैयारी आप सभी की हो चुकी होगी। फाइनली आप लोगों ने सेल्फ से अच्छे से पढ़ा होगा। बढ़िया है। थर्ड है आपका, सेकंड और पेपर फर्स्ट बढ़िया हुआ है आप सभी का। ये भी कल बहुत अच्छा होगा। होप अच्छी रखिए बस। आज हम यहाँ पर लास्ट टाइम पे, एकदम लास्ट, कल आपका एग्जाम है। दोनों पेपर आपके फंटेस्टिक होंगे। थ्योरी है, अच्छे से आप लिख लेंगे। पुराने पेपर्स रिपीट हो रहे हैं, फर्स्ट के तो बहुत रिपीट हुए हैं। उम्मीद है कि आपका भी उन्हीं की तरह रिपीट होगा। अब हमें आज चलिए बात कर लेते हैं कि लास्ट टाइम में हम क्या पढ़ रहे हैं। मैंने आपको इसके अति लघुत्तरी प्रश्न जो है पेपर्स के, जो पुराने पेपर्स थे उनके अति लघुत्तरी करवाए थे। अभी मैं यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ जो है वो आपको यहाँ पर 3-4 सालों का करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं कैसे प्रश्न यहाँ पर हैं पुराने पेपर्स से। ये 2018 का शैक्षिक मूल्यांकन का पेपर है। 50 नंबर का यह पेपर है। आपको सारी डिटेल मालूम है। ये आपका 18 का पेपर है, तो इनके प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे। और भी जो इर्द गिर्द आपके सालों के रहे हैं वो भी हम रीसेट में करवाएंगे, ताकि आपके वो क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप यह गलती बिल्कुल ना करें, अपने अच्छे नंबर्स को लेकर आएँ। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? 1 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर एम एस स्टीवेंस है, स्टीफेंस एम कोरे हैं, सी जी हेल्मस्टेडर है और ब्रेडफील्ड है। क्या होगा? क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? फटाफट आंसर करिए कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर प्रवर्तक से प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, इनके जनक, इनके प्रवर्तक जनक कौन है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपसे जो पहला प्रश्न मैंने पूछा, इसका राइट आंसर स्टीफेंस एम कोरे हैं। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक स्टीफेंस एम कोरे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 का जो ये पेपर, मैं अभी आपको पूरे ऑब्जेक्टिव दिखाऊंगी और आप ये बात एनालिसिस कर पाएंगे कि 18 का पेपर 22 में जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो हो सकता है कि इस बार 19 का जो पेपर अभी मैं करवाने वाली हूँ आगे, उनका क्वेश्चन आपके इस सेमेस्टर में आ जाए। तो पहले का आपका बी ऑप्शन सही है। जिन्होंने बी बताया उनको 1 नंबर आसानी से मिलता है। नेक्स्ट देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आरंभ कब हुआ? ये जो तिथि है वह आपसे पूछी जा रही है। तो 2009 में, 2008 में, 2010 में, 2011 में। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो आरंभ हुआ है उसका राइट आंसर 2009 है। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 1 नंबर आपको और मिलता है। इसी के साथ आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, रीता नाम की कोई लड़की है। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक जो उसने प्राप्त किए वह क्या है? क्या वो मापन है? क्या वो मूल्यांकन है? क्या वो परीक्षण है? क्या वो उपलब्धि है? जो 60 अंक रीता को मिला, जो आपको एक एक्यूरेट मान पता है, वह 60 अंक क्या है? तो रीता को जो 60 अंक मिला है वो एक मापन है। वो क्या है? वो एक मापन है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। वो एक मापन है। ठीक है, बात समझ में आई? तीसरे में आपका पहला ऑप्शन जो है वो उचित है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित कब हुई थी? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये वाला। तो बताइए क्या होगा? ब्लूम टैक्सोनॉमी कब डेवलप हुई थी? 1957, 1958, 1956, 1965। तो ब्लूम साहब की जो टैक्सोनॉमी थी, ठीक है, इनमें 3 पक्ष थे। 3 पक्ष के अंदर 6-6, 5-5 पक्ष डिवाइड किए गए थे ब्लूम टैक्सोनॉमी में। तो ये 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। तो दूसरे का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है और आपको मिलता है 1 नंबर। टोटल मिला के आपके 3 नंबर हो गए। नेक्स्ट आइए, 5th क्वेश्चन है। प्रोफेसर स्टीफेंस एम कोरे की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? ये नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं है। ये सिगमंड फ्राइड की है। दूसरा है, क्या दिया है? एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल और मेजरमेंट, ये है। दूसरा इम्प्रूवमेंट एजुकेशन है और तीसरा है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो स्टीफेंस एम कोरे के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उस पुस्तक का आपसे नाम पूछ रहा है। ये भी अच्छा प्रश्न है। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो प्रोफेसर स्टीफेंस एम कोरे के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो सभी का आपका ये डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, डी चूज करने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, निबंधात्मक परीक्षण के जो प्रश्न हैं वो क्या हैं? उदाहरणात्मक प्रश्न होने चाहिए, पुनः स्मरण वाले होने चाहिए, प्रतिभा ज्ञान होने चाहिए, प्रत्याभिज्ञान होने चाहिए और बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न होने चाहिए। छठे में राइट आंसर क्या होगा? आंसर करिए। तो निबंधात्मक परीक्षण के जो प्रश्न हैं वो आपका ए ऑप्शन सही, उदाहरणात्मक वाले। ठीक है, जिसमें मोर देन एग्जाम्पल्स हो। मोर देन, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स होंगे उतना काफ़ी अच्छा होगा समझने के लिए और छोटे बच्चों को समझाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की जो विशेषता नहीं है वह क्या है? समय की मितव्ययिता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, रचना या प्रशासन की सुगमता। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की एक विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? तो हम सभी जानते हैं कि आपका जो सी ऑप्शन है वही यहाँ पर नहीं होगा, व्यापकता। ठीक है, इसमें व्यापकता का कोई बात नहीं, यही एक इसमें ऐसा है जो 7वें में नहीं है, बाकी आपका सही है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न, समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये लक्ष्य किसका है?
मौलिक शोध का है, व्यावहारिक शोध का है, क्रियात्मक शोध का, उपरोक्त सभी। समस्या भी हमारी, प्रॉब्लम्स भी हमारी और सॉल्यूशंस भी हमारा। तो आप एट्थ में क्या चूज़ करेंगे? एट्थ के लिए आपको कौन सा सही लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है कि यही यहाँ पर होना चाहिए? टू इट फास्ट, कभी लोग कमेंट करें, फटाफट बताएं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। हाँ, समस्या भी हमारी होगी और हल भी हमारा। तो एट्थ में हम सभी जानते हैं कि क्रियात्मक शोध है। ठीक है, क्या है आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई? हमने 8 प्रश्न कर लिए, आगे बढ़िए। 9वां प्रश्न आपके सामने है। शैक्षिक मूल्यांकन का कोई इसमें एक ऐसा है जो अंग नहीं है, व्यवहारात्मक अनुभव नहीं है, प्रेरणात्मक अनुभव नहीं है, स्मृति का अनुभव नहीं है और अधिगम अनुभव नहीं है। शैक्षिक मूल्यांकन का इसमें कौन सा एक ऐसा है जो अंग नहीं है? 9th में क्या सही होगा? तो 9th में हम सभी जानते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन में आप देख सकते हैं कि आपका सिर्फ अधिगम अनुभव जो है वो नहीं है, बाकी प्रेरणा का अनुभव बहुत अपना कारगर होता है, व्यवहारात्मक चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं और स्मृति का जो अनुभव है वो भी काफ़ी कारगर होता है। तो सिर्फ अधिगम अनुभव जो है वो इसमें नहीं आता। परिकल्पना होती है, परिकल्पना कैसी होती है? 10वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। परिकल्पना होती है, क्या होती है? समाधान का पूर्ण अनुमान होती है, समाधान के बाद का अनुमान होती है, शोध के मध्य का अनुमान होती है, कोई अनुभव नहीं हो जानता। परिकल्पनाएं क्या होती हैं? परिकल्पनाएं क्या होती हैं? आप परिकल्पना के वर्ड से क्या समझते हैं? तो समाधान का पूर्ण अनुमान। ठीक है, हम एक एजम्पशन लगाते हैं कि हाँ ये भी तो कर सकते हैं, ये भी तो एक ऑप्शन है, आइडिया है, सूझ है, एक प्रकार से कह सकते हैं, जो समस्या के पहले हमारे मन में या हमारे दिमाग में चलती रहती है, जो हम तर्क करते रहते, चिंतन करते रहते हैं, वही आपका है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। मापन सामान्य सिद्धांत संबंधी है, गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से। मापन का जो सामान्य सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है? 11th का राइट आंसर सभी लोग फटाफट बताइए। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक भी करिए। चलिए डू इट फास्ट फ्रेंड्स, मज़ा आ जाएगा आपको, बढ़िया होगा, आप निश्चिंत रहो। ठीक है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। जितना अच्छा सोचोगे उतना पॉजिटिव होगा। जल्दी बताइए 11th में क्या होगा? तो राइट आंसर गणित से। मापन का संबंध ना गड़ा, जोड़, घटाना, भाग सब मैथ से संबंधित होता है। आगे आई, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया या कथन किसका है? इसमें भी कथन के प्रश्न आपको आते हैं। तो ये हेलमेस्टर का है, हेलमेस्टेडर का है, एम एस स्टीवेंस का है, ब्रेटन एस रेसल का है और वुंड का है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत जो नियम है, जो फिक्स रूल्स है, उन्हीं के अनुसार वस्तुओं को हम अंकन प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है कि हम उन्हें अंक देते हैं, वह क्या है? तो 12th में हम सभी जानते हैं कि राइट आंसर यहाँ पे वन एंड ओनली द मोस्ट ऑप्शन बेस्ट है, वो है आपका बी ऑप्शन, एम.एस. स्टीवेंस का यह कथन है। आगे बढ़िएगा, इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शैक्षिक के उद्देश्य के अंग हैं। शैक्षिक उद्देश्य के क्या क्या अंग है? बालक है, विषय वस्तु है, समाज है और उपरोक्त सभी। शैक्षिक उद्देश्य के अंगों में क्या क्या सम्मिलित होगा? आंसर बताइए। हम सभी जानते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य के अगर हम अंग की बात करते हैं तो उपरोक्त सभी। समाज भी इसमें इंक्लूडेड होगा कि इनकी इनकी अहम भूमिका होती है। ये बहुत दिशा निर्देश सिद्धांतवादी होते हैं। बालक भी होगा जो उसको पालन करेगा। विषय पर जिस पर हम चर्चा करेंगे, चीज़ों को जाने और समझेंगे। आगे बढ़िए। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने का जो क्षेत्र है वो क्या है? ज्ञानात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, उपरोक्त सभी। जो विभिन्न विभिन्न कौशल, बहुत सारे कौशलों के बारे में है, तो वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर ये सारे कौशल विकसित होते हैं या बनते हैं या इनकी परख बच्चों में आती है? तो 14th में आपका डी ऑप्शन सही है, जहाँ पर भावात्मक क्षेत्र का भी अपना एक अलग हो जाएगा, ज्ञानात्मक की भी अपनी एक अलग छवि होगी और क्रियात्मक में जिसमें हम शोध करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, निदान करेंगे, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगी। इसी के साथ लड़ते हैं नेक्स्ट लास्ट प्रश्न देखते हैं। 2018 का है ये पेपर। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं। बोध में बौद्धिक योग्यता की जब बात होती है तो बोध का इसमें कोई एक ऐसा है जो अंग नहीं है। अनुवाद नहीं, वाक्य विस्तार नहीं, विवेचना नहीं, अनुप्रयोग नहीं। 15 में क्या सही होगा? तो बौद्धिक योग्यता के अंगों की अगर हम बात करते हैं तो अनुप्रयोग इसमें नहीं है, विवेचना सम्मिलित है, अनुवाद सम्मिलित है, वाक्य विस्तार भी जिस पर चर्चा कर रहे हैं, सूझ कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, लेकिन अनुप्रयोग उसमें नहीं होगा क्योंकि बौद्धिक योग्यता इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग से थोड़ा सा मेल नहीं खाता। तो ये उसका अंग नहीं, बाकी सारे के सारे इसके अंगों से सम्मिलित है। तो क्या आप सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, क्या उनको 15 में 15 मिला? आपको 15 पे 15 करने का, हासिल करने का एक वो हुआ कि हाँ ऐसे प्रश्न अगर आते हैं, ये 15 प्रश्न अगर मान लीजिए आते हैं तो क्या आप करने के लिए सक्षम हो, कर लोगे? मुझे उम्मीद है। लास्ट टाइम मैंने इसलिए रिवीजन कराया है कि ये 15 में से अगर अब इन 15 में से कोई भी 15 क्वेश्चन आता है तो आप गलत करके नहीं गए, प्रॉमिस करिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ तो आपके 18 के प्रश्न तो मैंने करवा दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए, अब ये 19 का पेपर है। क्या है ये? 19 का पेपर। मैं क्रम में चल रही हूँ। ये 19 का पेपर है कि 19 में कैसे प्रश्न आए हुए हैं। बहुविकल्पी से शुरुआत होगी। 15 प्रश्न आपके इसके भी रहेंगे। आपको टिक करके साफ सुथरी राइटिंग में बहुत अच्छे तरीके से अपने सुचार शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़िए। स्क्रीन पर सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इसका आंसर करिए।
आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान बताइए। घटक, सोपान, ये सारी चीज़ें बहुत इर्द गिर्द पूछी जाती हैं। तो कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के जो सोपान है ज़रा वो बताइए। तो पहला सोपान क्या है? शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है सीखने से उत्पन्न अनुभव, तीसरा है व्यवहार पर, चौथा उपरोक्त सभी। तो सोपान में क्या क्या आएगा? सोपान में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होंगी? तो मूल्यांकन प्रक्रिया के अगर हम सोपान की बात करते हैं तो आपका उपरोक्त सभी सही हो, जिसमें सीखने में उत्पन्न जो अनुभव है उसी अनुभव के आधार पर हम आगे के कार्य को कर सकते हैं। आपके जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो रहे हैं तो वो एक सोपान है। और व्यवहार में परिवर्तन दिख रहा है तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं, मूल्यांकन हो रहा है, आप जांच पड़ताल हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ो। दूसरा, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किससे किसको होती है? छात्र को, शिक्षक को, अभिभावक को, समाज को, सभी को। मूल्यांकन की जो शैक्षिक आवश्यकता है, जो नीड है, वह किसको किसको होती है? क्या वह छात्र को ही होती है सिर्फ? क्या वह बच्चे को ही सिर्फ होती है? अभिभावक को होती है? शिक्षक को होती है? समाज को? तो यहाँ पर आपके इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है, इसका भी डी। क्यों? क्योंकि समाज के लोगों की बहुत ज़रूरत है, उसको भी, अभी पेरेंट्स को भी बहुत ज़रूरत है जानना, और टीचर को भी बहुत ज़रूरत है, बच्चों को भी। तो जितने ऑप्शन दिए सारे सही हैं, क्योंकि ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए, उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, डेवलप होने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। सामान्य रूप से मूल्यांकन कितने पक्ष होते हैं? 4 होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं। ये सामान्य रूप से अगर देखा जाता है तो पक्ष की बात जो बताई गई वो 3 ही बताई गई। ठीक है, 3 ही बताई गई, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का तो ऑप्शन दिया ही नहीं। तो कुछ प्रश्न हमारे ऐसे होते हैं जो ऑप्शंस में हमें गड़बड़ी कर देते हैं, फिर हम क्या चूज़ करें, हम इससे फंस जाते हैं। तो सामान्य रूप से अगर हम मूल्यांकन के पक्ष पर, तो क्रियात्मक, भावात्मक और जो है एक और आपको संज्ञानात्मक पक्ष था। तो यही 3 पक्ष थे, लेकिन 3 का ऑप्शन दिया नहीं। एक पक्ष और होता है जिसको हम कौशलात्मक पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कौशलात्मक पक्ष कहते हैं। तो ध्यान रखना 4 सही है यहाँ पर, क्योंकि अगर संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर की बात पूछी होती तब तो उसमें 6 होते हैं, दूसरे में 5 होते हैं, फिर 5 होते हैं, तो वो हम एक अलग तरीके से बताते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, कौशलात्मक, ये 4 पक्ष मान के ये टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए अगर आता है तो, क्योंकि कुछ कुछ पीएनपी की तरफ से पेपर गलत बन ही जाते हैं, ऑप्शंस गलत हैं। आगे बढ़िए। मूल्यांकन प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है? विद्यार्थी होता है, विद्यालय होता है, प्रधानाध्यापक, अध्यापक और प्रधानाचार्य। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, जो चीज़ें चल रही, इनका केंद्र बिंदु कौन होता है? किसको केंद्र में रखकर चीज़ें की जाती हैं, बताइए। तो मूल्यांकन तो विद्यार्थी का ही होता है ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इफ बट करना ही नहीं है, आप ए पे डायरेक्ट टिक कर देना। ठीक है, समझ में आई बात सभी को? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? सत्र के 2 बार जो परीक्षा होती है वो 3 बार होती है, वो सुविधा के अनुसार जो परीक्षा होती है वो सत्र आरंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का जो आकलन होता है वो। तो क्या है सतत मूल्यांकन से? क्या मतलब है, बता सकते हैं? तो जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चल रहा मूल्यांकन, गैप गैप में देकर नहीं, हर एक स्टेप पे सिखाया गया, पढ़ाया गया, टेस्ट लिया गया, सिखाया गया, पढ़ाया गया, टेस्ट लिया, सिखाया गया, पढ़ाया गया, टेस्ट लिया गया। तो यहाँ पर आपके सतत मूल्यांकन से तात्पर्य की जो बात आपसे पूछी गई है वो है सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, विशेषताएं, गुण, दोष, ये सारे प्रश्न ध्यान रखिएगा। प्रश्न जरूर से जरूर संभावनाएं है कि जरूर बन जाएंगे। आगे बढ़िए। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? 7 वर्ग में, 3 वर्ग में, 6 वर्ग में, 5 वर्ग में। जो शैक्षिक शोध हो रहा है उनको हम कितने वर्गों में बांट रहे हैं या बांट सकते हैं? तो कह सकते हैं कि आपके 6th का जो राइट ऑप्शन है वो 6th है। एक जो है समस्या की पहले पहचान करो, फिर समस्या को परिभाषित करो, फिर समस्या के कारण का विश्लेषण निकालो, फिर ऐसे करके 6 स्टेप पूरे हैं। ठीक है, तो शैक्षिक शोध के सामान्य जो वर्ग हैं वो 6 बटे हुए हैं। एक काम करिएगा कि इन 6 वर्गों को मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, तो आप शायद याद रखिए, मे भी आपसे जो है आपकी बार नाम, ये संख्या के बजाय नाम आ जाए। आगे बढ़िए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार जो होता है वो क्या होता है? अभिक्रमित अनुदेशन होता है, टोली का शिक्षण होता है, खुली कक्षा कक्ष होती है, उपरोक्त सभी। शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो नवाचार है, ये नवाचार आखिर है क्या? तो कह सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन सही हो, जिसमें टोली के लिए पूरा शिक्षण होगा, टोली में शिक्षा सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, अभिक्रमित अनुदेशन भी पालन होगा, खुली कक्षा होगी, फ्री होगा, जहाँ पर बच्चे अपने निश्चिंत पूर्वक सीख पाएंगे। आगे बढ़िए। 8वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? विश्लेषण नहीं आता, मूल्यांकन या संश्लेषण या मूल्यांकन नहीं आता। जब ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष की बात होती है तो उसमें क्या नहीं आता है? तो कह सकते हैं कि आपका विश्लेषण तो बिल्कुल आता है, मूल्यांकन भी आता है, संश्लेषण भी आता है। ये मूल्यांकन जो है वो आपके ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित नहीं, ये उसके अंतर्गत आता ही नहीं, उसका घटक या सोपान है ही नहीं। आगे बढ़िए। ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला है,
विद्यालय की आधारशिला है, शिक्षण की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है दोस्तों, क्या बताएंगे? हम सभी जानते हैं कि ब्लूप्रिंट का जो एक ही ऑप्शन सही वो डी वाला बिल्कुल नहीं, बी वाला भी बिल्कुल नहीं, सी वाला भी बिल्कुल नहीं। प्रश्न पत्र की आधारशिला, ब्लूप्रिंट क्या होता है? या हमारी जो प्रश्न पत्र होते हैं उनकी आधारशिला होती है। ए ऑप्शन बताने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट है। 9 तक हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं, 10 प्रश्न में चलते हैं, फटाफट करेंगे इनको भी। क्रियात्मक शोध का जो मूल आधार है वह क्या होता है? समस्या का तुरंत हल करना, समस्या में हमारी हल भी हमारा, सिद्धांत का निर्माण करना, बड़ी से बड़ी समस्या को हल करना, प्रॉब्लम का निदान करना। तो जो क्रियात्मक शोध है, एक्टिविटी में जो चीज़ें इम्प्रूव हो रही वह क्या हैं? तो 10th का एक ही ऑप्शन सही है, वह है समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। बहुत अच्छी टैगलाइन है फिलहाल के लिए कि समस्या भी हमारी और हल भी हमारा ही होना चाहिए। आगे बढ़िए। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर जो होता है वो क्या कहलाता है? व्यक्तिकरण, प्रत्यरण, समीक्षण और परिकल्पना या उपकल्पना। कोई समस्या है, उसका जो एक प्रस्तावित उत्तर होना चाहिए वो क्या कहलाता है, आप क्या कहेंगे? तो 11th का आंसर बताइए। चलिए फटाफट 11 का आंसर बताइए और लाइक भी करिए जो क्लास लेट में ज्वाइन किए हैं। अच्छा हो जाएगा, आपको सब कुछ हो जाएगा। रिवीजन लास्ट में हम लोग कर ही ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3-4 सालों के कर रहे हैं, इनफ है। बहुत कुछ आपको मैच करेगा, आप लिख भी लेंगे, मेरी गारंटी इतनी है और आप पे विश्वास भी बढ़िया करोगे। चलो बताओ। तो 11th ही पता है, डी ऑप्शन, परिकल्पना और उपकल्पना। आगे बढ़िए, क्योंकि हम सोचते हैं ना अपने दिमाग में, माइंड में करते हैं ये हो सकता है, या अनुमान लगाते हैं। आगे बढ़िए। क्रियात्मक शोध का जो अंतिम चरण होता है वो क्या है? निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना और सांख्यिकी विश्लेषण। क्रियात्मक शोध का जो एक अंतिम चरण, सारे शोध के चरण होते हैं, तो क्रियात्मक शोध का जो अंतिम चरण होता है वो क्या होता है? कोई भी शोध हो, किसी भी का, तो निष्कर्ष तो अंतिम चरण होगा ही, सबका ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, अंतिम चरण क्या है? कंक्लूजन देना, लास्ट वाली चीज को बताना सिखाना। क्लियर, समझ में आई बातें? चलिए 13 देखिए क्या है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? स्मृति संबंधी और विचारोत्तेजक है, तर्क है, विकासात्मक है। दिल्ली का जो लाल किला वह किसने बनाया था? 13 आपसे पूछ रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि ये क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न लगा, विचार करेंगे इस पे, या तर्क लगाएंगे इस पे, या विकास की चीजें हैं। दिल्ली का लाल किला है तो हमें याद होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपके 13 स्मृति है, मेमोरी से संबंधित है, जहाँ पर हम चीज़ों को याद रख रहे हैं, इर्द गिर्द चीज़ें। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है वो क्या है? एनसीसी का है, रेड क्रॉस संस्था है, स्काउटिंग है, उपरोक्त सभी। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है? 14th आंसर करिए, बताइए। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार आखिर है क्या? नवाचार क्या समझ रहे हैं हम? उपरोक्त सभी। स्काउटिंग पे इसके अंतर्गत सिखाया जाता है, गाइड किया जाता है, रेड क्रॉस संस्थाएं होती है और एनसीसी इस पर सम्मिलित होता है। आगे बढ़िए। कोटा वगैरह हो जाता है तो नौकरी में काफ़ी लाभ हो जाता है बच्चों को, ठीक है, और काफ़ी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रियाएं भी उसमें की जाती हैं नवाचार के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ का प्रश्न नहीं है? एकांतर पद, मिलान पद, लघुत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पी। कोई एक ऐसा है जो वस्तुनिष्ठ नहीं कहलाते हैं या वस्तुनिष्ठ हो ही नहीं सकता है? तो मिलान पद में क्योंकि होता है, क्योंकि एक का एक ही मिल रहा है। एकांतर पद भी होता है, लिखा ही हुआ है, वस्तुनिष्ठ में एक ही ऑप्शन चूज होता है। बहुविकल्पी में भी हम एक ही टिक करते हैं, कोई 4-5 ऑप्शन में से। लेकिन लघुत्तरी में तो हम बड़ा बड़ा पैराग्राफ, 2-2 पैराग्राफ लिखते हैं ना। तो आपका सी ऑप्शन 15 में नहीं होगा। तो क्या 15 में से 15 मिला मेरे स्टूडेंट्स को? मिला आप सभी को 15 में से 15? इसमें भी गेन किया कि नहीं? 19 का पेपर भी बढ़िया था, फैंटास्टिक था, अच्छा था। तो आपके 2 प्रश्न यानी कि 30 क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक के करवा दिए। अब आगे बढ़े, चलिए अब आइए बात कर लेते हैं 22 के पेपर की। तो आप देख रहे हैं यह 22 का पेपर है, लेटेस्ट ईयर का है, ठीक है। 22-23 चल रहा, 22 पिछले साल हुआ था। तो हम उसके बारे के जो प्रश्न हैं वो भी देख लेते हैं लास्ट में। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है, तरीका है, प्रोसेस है, पद्धति है, ये कथन किसका है? कोठारी आयोग का, एनसीईआरटी का, यूजीसी का, मुदालियर आयोग का। मूल्यांकन एक कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है जो रुकती नहीं है, किसी ना किसी पहलू को, किसी ना किसी कौशल को, किसी न किसी अभिक्षमता को नापती जोखती रहती है। तो यहाँ पर कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी। तो पहले का जिस भी स्टूडेंट ने एनसीईआरटी चूज़ किया उनका एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, हो सकता है लिखने को भी आ जाए। शैक्षिक उद्देश्य के अंग बताइए कौन कौन है? बालक है, विषय वस्तु है, समाज है। ये रिपीट हो गया, अभी हमने 19 में देखा था, रिपीट हो गया, देख लीजिए। 1 नंबर का यह प्रश्न आपका रिपीट है। तो जो शैक्षिक उद्देश्य के महत्वपूर्ण अगर हम अंग की बात करते हैं कि कौन कौन से सोपान उसमें होंगे जिनके बिना यह प्रक्रिया नहीं पूरी होगी, तो उपरोक्त सभी। समाज भी होना जरूरी है, समाज, बालक, विषय वस्तु, सब कुछ, इस पर हम चर्चा करेंगे। जिससे चर्चा करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, बातें करेंगे। आगे बढ़िए, इसी के साथ देखते हैं तीसरा प्रश्न आपके सामने क्या है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं, ये भी रिपीट हो
गया। देख सकते हैं यहाँ विवेचना, अनुप्रयोग है और अनुवाद है, वाक्य विस्तार है, क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि इसमें आपका अनुप्रयोग नहीं होगा, बाकी विवेचना भी थी, अनुवाद भी था, वाक्य विस्तार भी था। तो दोनों आपके प्रश्न आपके देखे आपके एकदम पहले ही ये रिपीट हो गए यहाँ पर। आइए फ्रेंड्स फिर आगे बढ़ते इसी के बाद देखते हैं नेक्स्ट पे बौद्धिक योग्यता के बोध का अंक। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आपका अनुप्रयोग नहीं हुआ। रीता ने गणित में 50 अंक, अभी रीता 60 अंक पा रही थी, अब 50 अंक पा रही, तो ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, तीनों रिपीट हैं। तो मापन है, प्रशिक्षण है, मूल्यांकन है, उपलब्धि है। तो ये 50 अंक जो एकदम फिक्स है ये मापन है। फोर्थ में भी ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? बहुत अच्छा, रिपीट हो गया, देख लो, फिर रिपीट हो गया, अगेन रिपीट एंड रिपीट। तो निष्कर्ष है परिकल्पना, निर्माण, विश्लेषण, सांख्यिकी। अभी हमने जस्ट पढ़ा है 19 में कि ये निष्कर्ष निकाल। 19 का पेपर 22 में, 18 का पेपर हो जाता है 23 में से चेंज करके आ जाएगा, बढ़िया ऐसे आ जाए, पेपर सबका अच्छा हो जाए बच्चों का। 6th है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार जो है वो क्या? अभिक्रमित, खुली कक्षा, टोली और उपयुक्त सभी। तो 6th का भी उपयुक्त सभी होगा, जिसमें टोली अनुदेशन होगा, अभिक्रमित होगा, खुली कक्षा होगी, ये भी आपका रिपीट हो गया, आपने फिर देखा। आगे बढ़ो, बचाव निदान का उच्चतम स्तरीय कथन किसका है? ये आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में भी था। टीपी नन का, मरे का, कॉर्नबैक का, रॉस का। बचाव जो होता है वो निदान का उपचारात्मक उच्चतम स्तर होता है। तो 7वां प्रश्न आपके लिए नया नहीं है, पढ़ा है आपने, टीपी नन का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टीपी नन ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है कौन? वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, कठोरता। ये भी आपका ये सही प्रश्न। तो जो सही परीक्षण है उसकी अगर हम विशेषता की बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो कठोरता नहीं होगी, बाकी तो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। आगे बढ़िए, ब्लूप्रिंट रिपीट हो गया, फिर रिपीट हो गया। प्रश्न पत्र की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला। तो यहाँ पर हम जानते हैं ब्लूप्रिंट जो है वो प्रश्न पत्र की आधारशिला है। आगे बढ़िए, 10वां प्रश्न है, ज्ञान बोध अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है? संज्ञानात्मक, कौशलात्मक, भावात्मक, नैतिक पक्ष से। ये अच्छा प्रश्न है, बताइए। ज्ञान है, उसमें बोध भी है, उसमें अनुप्रयोग भी है, इसका जो संबंध है जैसे संबंधित हो रहा है वो किस पक्ष से है? तो 10वें में तो हम सभी जानते हैं क्या होगा, संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित। तो पहले का पहला, 10वें में पहला। आगे बढ़िए 11 चलिए, बहुत छोटा सा प्रश्न था क्योंकि बहुत बढ़िया रिपीट हो गया सारा ना। ब्लूम टैक्सोनॉमी, लो फ्रेंड्स, फिर रिपीट हो गया। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में, एकदम 18 का प्रश्न है ये। आगे बढ़िए, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंकन को प्रदान करने के प्रक्रिया कथन किसका? अभी हमने पढ़ा है, फिर रिपीट हो गया। तो आप देख सकते हो कि 12th का आपका बी ऑप्शन स्टीवेंस ने कहा था, अभी मैंने बताया। आगे बढ़िए, मूल्यांकन प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 5, 6। कितने भागों में बांटा गया है? मूल्यांकन की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप देख सकते हैं 4 भागों में लिखा, क्योंकि 3 का ऑप्शन तो है ही नहीं, तो 4 ही टिक करेंगे, जिसमें कौशलात्मक एक और ऐड कर देंगे। आगे बढ़िए, शैक्षिक नवाचार से क्या मतलब होता है? अधिगम की प्रक्रिया में कुछ नया करना, शिक्षण विधि में नया करना, और उपयुक्त दोनों और कोई नहीं। तो 14th में हम सभी जानते हैं कि तीसरा ऑप्शन सही होगा, जिसमें हम नया अधिगम की प्रक्रिया में नवाचार ला रहे हैं, विधियों में नवाचार ला रहे हैं, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आइए और लास्ट प्रश्न है, मूल्यांकन का अनुरूप क्या होता है? उद्देश्य का, विधि का, प्रविधि का, सिद्धांत का। तो मूल्यांकन का जो अनुरूप होता है वो विधियों का होता है। किसका? विधि और प्रविधि लिखा, विधि का होता है, प्रविधि का नहीं, विधियों का होता है। तो 15 में से 15 मिला, ऑफकोर्स मिला होगा फ्रेंड्स। मैंने आपको कितना प्रश्न करवाया? 45 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए आज के लास्ट टाइम में। एग्जाम से पहले आपके 15 ही आएंगे और मोस्टली इसी से रिपीट हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रयास मेरा काफ़ी बढ़िया रहा होगा। आपको लास्ट में मैंने तब भी कोशिश करके आपको मैंने क्लास दी, बताया, और आपकी क्लासेस की ऐसे सारे सब्जेक्ट की करेंगे, और पेपर का एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। तो क्लास अगर पसंद आई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी को मेरी ओर से बहुत सारे विशेष है, सब कुछ अच्छा होगा, एकदम फुल माइंड में, फ्री माइंड रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बस।